नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीएचयू वाले पर। जैसा कि हमने आपको क्लास में वादा किया था, क्योंकि क्लास में जो लाइव क्लासेस हो रही थी बीएचयू वाले ऐप पे, उसमें समस्या ये आई कि नेटवर्क का जो इशू हो रहा था, जिसके वजह से ब्लर इमेज आ रहा था और जो क्लास में कैंपस में जो पढ़ाया जा रहा है वो क्लियर विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से कई सारे विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही थी। तो उस समस्या को समाधान करने के लिए हम आ गए हैं अब आपके चैनल पे भी, यानी अब से बीएचयू वाले चैनल पे सारे जो सिलेबस है नेट का वो सभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक, और आपको एक सूचना और दे दूं कि क्लास की जो लाइव क्लासेस होती है, अगर वो दिक्कत है तो आप अगर कहें तो लाइव क्लासेस बंद करके उसी क्लास को रिकॉर्डेड कर दिया जाए और सत्यपाल सर के अपने चैनल पे डाला जाए। यानी आप दो जगह से एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड अगर लेक्चर चाहते हैं आप, क्लास वाली जिसमें हम हंसते बोलते उतने सारे विद्यार्थियों के साथ जो पढ़ते हैं, वो सर के अपने चैनल डॉक्टर सतपाल सर के चैनल पे मिल जाएंगे। उसमें उन बच्चों के लिए रिकमेंडेशन दूंगा जो बच्चे बेसिक से सीखना चाहते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, यानी वो आप फील करेंगे कि आप क्लास में बैठे हो। उस तरीके से हम एग्जाम्पल दे के हंसते बोलते सीखते हैं, तो वो आप वीडियो सतपाल सर के चैनल पे मिल जाएगा। और ये जो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, जो बिल्कुल कंटेंट होगा, बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी के साथ होगा। हम वही तरीके से जैसे समझाते हैं क्लास में, वही कोशिश करेंगे आपके साथ समझाने, लेकिन बस वो एग्जाम्पल, वो हंसी मजाक यहाँ नहीं रहेगा। तो ये रिवीजन के पर्पज से उन विद्यार्थियों के लिए जो क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, और जो विद्यार्थी ऑफलाइन हैं यानी ऑनलाइन हैं, दूरी की वजह से नहीं आ पा रहे, उनके लिए तो फायदेमंद है ही। तो बिना देर के आइए शुरू करते हैं। आज से आपको रेगुलरली इस चैनल पे यानी बीएचयू वाले के मेन चैनल पे आपको ये नेट का फर्स्ट पेपर मिलेगा। इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ साथ जितने भी 10 टॉपिक है वो पढ़ेंगे एक एक करके, और आज से लगातार वीडियो मिलना शुरू हो गया है। आज का जो क्लास है वो पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक, तो आइए बिना देर किए हुए आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। 3 चीज सीखेंगे। एक तो हम एम यानी मेन जो मीनिंग है, डेफिनेशन है एजुकेशन और टीचिंग का, वो समझेंगे। उसके बाद हम इसके समझेंगे फिलॉसफीज को समझेंगे, और इसी के बाद एम एंड ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। तो 3 टॉपिक इस टॉपिक में मतलब इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा है कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन का। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि ये जो नेट और जेआरएफ का जो है, अब इसको हम पीएचडी भी कह सकते हैं कि पीएचडी नेट या जेआरएफ, ये जो एग्जाम हो रहा है वो एक्चुअली किस चीज के लिए है? वो आपके रिसर्च वर्क के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये जितने भी टॉपिक हैं एक्चुअली ये सभी एप्टीट्यूड हैं, रिक्वायर्ड स्किल है या अवेयरनेस है, जो एक रिसर्चर को या असिस्टेंट प्रोफेसर को इन सब चीजों को आना चाहिए ताकि वो बेहतर कंट्रीब्यूट कर सके रिसर्च में या पढ़ाने में। ठीक, तो उसी तरीके से ये टीचिंग एप्टीट्यूड है जो इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कैसे कॉन्सेप्ट यहां बना हुआ है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन। क्या है भाई एजुकेशन, और लर्निंग क्या है, ये समझेंगे, अंतर समझेंगे। तो एजुकेशन के बारे में है कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक मेथोडॉटिकल डेलिबरेट प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। सीधी सी बात है, ये लाइन देखिए इंपॉर्टेंट है। व्यवस्थित है, सिस्टमैटिक है। दूसरी बात मेथोडॉटिकल है, मेथोडोलॉजिकल कि एक मेथड से, एक सिस्टमैटिक मेथड से, और डिलिबरेट है ना, चाहते हुए, एक इच्छित प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है ना, ज्ञान अर्जन करने की एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। ये मीनिंग हो गया। लर्निंग क्या है? देखिए, लर्निंग क्या है, ये भी एक नॉलेज है, गेटिंग नॉलेज है ना, गेटिंग नॉलेज या अपडेटिंग बिहेवियर, या एक शब्द में अगर हम कहें तो चेंज। एक्चुअली लर्निंग इज अ व्हाट, इट इज अ प्रोसेस। लर्निंग इज अ complicated process, you can say lifelong process, which updates our knowledge, which updates our behavior, which updates something, है ना। तो इसमें 2-3 चीज कैरेक्टरिस्टिक है कि लर्निंग एक चेंज होता है, और वो भी रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, क्योंकि हम जहां सीखते हैं उस सीखने से क्या होता है, एक परमानेंट चेंज होता है। वो हमारे सोच में हो सकता है, बिहेवियर में हो सकता है, दृष्टिकोण में हो सकता है। एक एक करके देखेंगे बस। तो लर्निंग और एजुकेशन में क्या अंतर है? देखिए, आपको एग्जांपल्स देते हैं
पौधा एक होता है प्लांटेशन जो बगीचा में इंसानों द्वारा लगाया जाता है सिस्टमेटिक वे में, और एक होता है जंगल फॉरेस्ट। तो एक फॉरेस्ट का ले लीजिए और एक प्लांटेशन का। तो प्लांटेशन में देखेंगे कि सारे पौधे उगते हैं लेकिन उसका एक सिस्टमेटिक वे है, तो जो पौधा आप चाहेंगे उस क्यारी में उस रो में मिलेगा, लेकिन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है ना। तो फॉरेस्ट क्या, वो अपने से कहीं भी कुछ भी पौधा जैसा मिलता है वो मिल जाता है। तो जो लर्निंग है वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है, बृहत है, फॉरेस्ट टाइप का है कि लर्निंग हमको कहीं से किसी भी समय मिलते रहती है, ठीक। लेकिन जब उसी लर्निंग को एक सिस्टमैटिक वे में हम कर देते हैं, एक सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजिकल वे में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। आई वो समझ में? यानी जो एजुकेटेड पर्सन हो गए, यानी उनकी लर्निंग इस एक सिस्टमैटिक वे में हुई है, और जो हम जिनको कहते हैं कि वो एडुकेटेड नहीं है, मतलब क्या उनके पास लर्निंग नहीं है? क्या है? जैसे हमारे अगर पूर्वज या हमारे गांव के दादा दादी कॉलेज में नहीं गए थे, कोचिंग में नहीं गए थे, पर क्या हम उनको एडुकेटेड भले ही नहीं कहते थे, क्योंकि उनको किताब का ज्ञान भले ना हो, लेकिन इलिटरेट कहते थे, लेकिन क्या उनके पास लर्निंग नहीं थी? लर्निंग थी। तो लर्निंग इस तरह की जो सिस्टमेटिक थी वो नहीं थी, लेकिन उनके पास, जैसे फॉरेस्ट में कैसे होता है, ऑटोनोमस होता है ना। एग्जैक्टली अगर हम कोई पौधा ढूंढ लेंगे तो शायद वो तुरंत ना मिले, लेकिन उनके पास वो चीजें वहां होगी। तो इस तरह से लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो अपना सेल्फ भी होते रहती है, कहीं से भी होते रहती है, उसका कोई डेफिनेट नहीं है। लेकिन हाँ, उसी को डेफिनेट वे में एक मेथोडोलॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। तो समझ गए एजुकेशन और लर्निंग का अंतर? चलिए बढ़िया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस सिलेबस में वो एजुकेशन को पढ़ रहे हैं, एजुकेशन यानी ना कि पूरी लर्निंग को। फिलहाल हम लोग एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, और एजुकेशन में हम लोग को 4 कंपोनेंट इस टॉपिक में पढ़ना है जो हम देखते हैं। पहला है वही एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, फिलॉसफीज एंड इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद हम लोग टीचिंग क्या है भाई, टीचिंग को पढ़ेंगे। टीचिंग में क्या होता है कि उसी एजुकेशन को सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड कराने के लिए या लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो मेथड अपनाई जाती है, मेथोडोलॉजी, उसको टीचिंग कहते हैं, ठीक। और उसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे लर्नर, क्योंकि जब टीचिंग के फैक्टर्स पढ़ेंगे तो लर्नर्स और लर्नर्स के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो एक कंपोनेंट इसका ये है। और वो लर्निंग कितनी अच्छी हुई, वो टीचिंग कितना अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब रहा, उसको इवेलुएट करेंगे, और उसका नाम है इवेल्यूएशन सिस्टम। यानी यही 4 कॉन्सेप्ट हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन से संबंधित जो हम लोगों ने पढ़ लिया मीनिंग एंड डेफिनेशन। चलिए बढ़िया। अब हम लोग जो इसका पढ़ने वाले हैं फिलॉसफीज, ये क्या होता है, तो आइए देखते हैं फिलॉसफीज क्या होता है। फिलॉसफीज में हम अगर बात करें, देखिए दर्शन क्या है। दर्शन एक प्रकार से दिशा देता है कि कोई भी चीज कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ऐसा चिंतन जो एक दिशा देता हो उसी को दर्शन कहते हैं, है ना। उसके बारे में डिस्कशन करते हैं फिलॉसफीज के बारे में। तो फिलॉसफीज, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो फिलॉसफी 3 चीजों की बात करता है, वाई, हाउ और व्हाट। किसी भी समय में किसी समाज की क्या एजुकेशन सिस्टम होगी, वो वाई, हाउ और व्हाट को क्या करती है, फुलफिल करती है, उन तीनों प्रश्नों को फुलफिल करती है। तो वाई का जो जवाब मिलता है वो फिलॉसफी से मिलता है, और हाउ का जो जवाब मिलता है वो उस समय के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से मिलता है, और व्हाट वहां के सोशल और नेशनल नीड की। तो देखिए हम क्या समझने वाले हैं कि भाई देखिए, ये तो अभी हम लोगों ने एजुकेशन पढ़ा कि हाँ भाई हम लर्निंग के सिस्टमैटिक वे को, जिसमें एक मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस को इफेक्टिव लर्निंग के लिए जो एक सिस्टमैटिक वे होता है, उस सिस्टम को हम एजुकेशन कहते हैं। और इस एजुकेशन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि एजुकेशन किसी समय में कब, क्यों एजुकेशन दिया जाए, कैसे दिया जाए और क्या दिया जाए, ये हमें मैटर करता है। तो वो किन चीजों पे निर्भर करता है, वो ये है कि फिलॉसफी जो वाई जो निर्भर करता है कि क्यों दिया जाए, वो फिलॉसफीज पे निर्भर करता है, दर्शन पे, कि क्यों होना चाहिए शिक्षा, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हाउ, कैसे शिक्षा दिया जाए, वो साइकोलॉजिकल, मनोविज्ञान पे निर्भर करता है कि क्योंकि हमें मन यानी दिमाग से सीखना है, तो दिमाग कितना जल्दी सीखेगा, कैसे सीखेगा, उस पे निर्भर करता है। और क्या शिक्षा देनी चाहिए, है ना, किसी पार्टिकुलर टाइम में या समाज में, वो वहां के सोशल या नेशनल या पर्सनल नीड पे डिपेंड करता है, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफीज को। तो फिलॉसफीज में है कि समय के साथ, देखिए टाइमलाइन का मैंने ग्राफ बनाया कि समय के साथ
जो फिलॉसफीज हैं वो बदलते रहे। भाई एंशियंट टाइम में उनकी अलग नीड थी, मिडाइवल में अलग नीड थी और मॉडर्न में अलग नीड थी। तो अभी जो पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में मॉडर्न पे फोकस करते हुए कुछ एग्जांपल्स भले हमें पढ़ना है वेस्टर्न और इंडियंस के, जैसे इंडियंस में रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, स्वामी विवेकानंद के क्या कॉन्सेप्ट थे, हालांकि सब एंशियंट नहीं है, वो सब मॉडर्न के ही व्यक्तित्व है, लेकिन उनके आधार पे क्या शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, कैसा शिक्षा होना चाहिए, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ना है। वैसे ही अगर हम बात करें वेस्टर्न में तो सुकरात, प्लेटो और जो अरस्तु हैं उनके कॉन्सेप्ट जो है कि शिक्षा क्या होना चाहिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए फिलॉसफीज में तो ये आधुनिक समय में खास करके जो 19वीं और 20वीं शताब्दी है, अगर हम बात करें जैसे कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में, यानी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का कि क्यों होना चाहिए एजुकेशन, तो इतने सारे आपके टर्म्स हैं जो आपको एक एक करके समझा देते हैं बस। जैसे पेरेनियलिज्म, पेरेनियल रिवर का नाम सुना होगा है ना, ऐसा रिवर जिसमें सालों पानी रहता है उसको पेरेनियल रिवर कहते हैं, तो उसी टर्म से पेरेनियलिज्म है ना। उसमें एग्जिस्टेंशियल, इसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म है, एजेंशियलिज्म है। तो इसका मतलब क्या है कि जो समाज चल रहा है, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो बना रहे, वो आगे भी ऐसे ही बना रहे, उस चीज के लिए एजुकेशन हो, कि ऐसा एजुकेशन हो कि समाज को आगे कंटिन्यू करने में मदद करे। वही अगर हम जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है या एजेंशियलिज्म है, उसका भी उद्देश्य यही है कि जो आवश्यक तत्व है वो आगे कंटिन्यू रहे, तो हम एजुकेशन के माध्यम से ही लोगों को अवेयर करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन में उसको क्या करेंगे, सिखाएंगे, और वो नेक्स्ट जनरेशन आगे उसको कंटिन्यू करेगी। तो ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आगे है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मतलब प्रकृतिवाद, जो जिसमें जॉन डेवी और फ्रॉबेल लोग जैसे जो हैं, इन लोगों ने प्रोपोनेंट हैं, इनके प्रणेता हैं, जो कहते हैं कि देखिए प्रकृति, जो प्राकृतिक हमारे गुण हैं, जो प्राकृतिक हमारे स्वभाव है, उसका विकास होना चाहिए है ना, और जो बाहरी प्रकृति है उसके साथ समावेश होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो बस यही बात है। प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल चीजों को कहा है कि हम जो चीजें करते हैं प्रैक्टिकली करते हैं, और उस प्रैक्टिकल करने से जो हमें सीखते हैं है ना, उस ज्ञान से, उस अनुभव का इस्तेमाल होकर के हम आगे बाकी लोगों को, आने वाले जनरेशन को भी क्या करते हैं, एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ताकि वो उन सी चीजों से सही या गलत का फर्क समझ सके। यही है कॉग्निटिविज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इस पे क्या है कि आपको आता है सवाल, तो इसको डिस्कस करेंगे। इसमें किसने काम किया है, तो जॉन पिगेट ने काम किया है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए भारतीय लोग, अगर विवेकानंद ने क्या कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा, ये याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उनके बारे में जानते हैं, उनके बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में आपको पता है। लेकिन जॉन डेवी कौन है ना, जॉन पिगेट क्या है ना, मोंटेसरी कौन है, इन सब का अगर नाम आपको नहीं पता है तो प्लीज थोड़ा सा उनको सर्च करिए गूगल पे, उनको देखिए कि वो कौन है, क्योंकि अगर उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखना आसान होगा कि अच्छा शिक्षा में इन्होंने क्यों कहा। क्योंकि आपको ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूशन देते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि जो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, मनोविज्ञान से संबंधित होते, तो मन यानी दिमाग कैसे कोई भी चीज एक्सेप्ट करता है, सीखता है, उसको कौन बताएगा, तो साइकोलॉजिस्ट बताएंगे। और समाज की क्या आवश्यकता है, समाज कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए है ना, ताकि संतुलन बना रहे, ये सोशलिस्ट बताएंगे। तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो जैसे ये कौन है, स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन पिगेट, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया है। ठीक है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो सेल्फ परसेप्शन डेवलप होता है, यानी अनुभूति, नॉलेज, जो सेल्फ नॉलेज क्रिएट होता है, ये एजुकेशन का मतलब है, ये उसकी जरूरत है कि एजुकेशन को किसी व्यक्ति का उसका अपना सेल्फ नॉलेज जो है क्रिएट कर रहा है। उसी में आपके अलग अलग स्टेप है कि स्कीमाज होता है, यानी उसका रिसेप्शन स्टेज उन्होंने बताया है, आप देख लीजिएगा कि स्कीमाज होता है, फिर असिमिलेट करता है, फिर एकोमोडेट करता है अपने आप को, फिर वो परफॉर्मेंस क्या करता है कि परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट करता है, फिर अगर वो चीज सही रहती है तो उसको आगे कंजर्वेशन करता है, मतलब संरक्षण करता है। तो वो उसके स्टेप में कि इस स्टेज में किसी व्यक्ति का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक, जॉन पिगेट उस पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम करते हैं। उसी में अगर हम बात करें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से थोड़ा सा बड़ा है कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब निर्माण, यानी कि ये एक व्यक्तित्व का अपना सेल्फ नॉलेज क्रिएट होता है, किसमें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। लेकिन व्यक्ति के जब अपना नॉलेज क्रिएट होगा तो व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो इससे क्या होगा, एक समाज का अपना
निर्माण होगा, समाज की सोच का डेवलपमेंट होगा, समाज की विचारधारा का डेवलपमेंट होगा। तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का थ्योरी है। और इसमें काम करने वाले कौन है? इसमें एक नाम है लेव, इसका मैं नाम लिख देता हूं इधर, लेव गॉटस्काय, इन्होंने काम किया है भाई साहब ने। ठीक है, तो इन्होंने किस पे काम किया? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे। और इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है भाई, तो उनके साथ ना कुछ चीजें इनबिल्ट होती है। उसके अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो कोई भी चीज को क्या करेगा? रिसेप्शन करेगा, उस पर ध्यान करेगा, यानी सेंसेशन करेगा। ठीक है, तो पहले तो अटेंशन करेगा, पहली चीज उन्होंने कही अटेंशन करेगा। अटेंशन करेगा यानी ध्यान देगा। अटेंशन के बाद जो है उस पर सेंसेशन करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, सेंसेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद उसका परसेप्शन डेवलप होगा, परसेप्शन डेवलप होगा, और उसके बाद वही चीज उसके मेमोरी में बैठ जाएगी। ठीक है, उसके याद में बैठ जाएगा। और इससे ही क्या होता है कि उसका खुद का सेल्फ नॉलेज क्रिएट होता है। और वही सेल्फ नॉलेज कहीं ना कहीं व्यक्ति से विचार जब फैलता है तो विचारधारा बनता है, और वो एक समाज का कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक, बस। अब इसी बात को जेरोम ब्रूनर ने कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा, हाँ एक चीज और जो इंटीग्रेटेड है, इनके कॉग्निटिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को मिला करके इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट लाया उसुवेल ने। उसुवेल ने कहा कि बिल्कुल जी हाँ, आप जो कह रहे हैं इन दोनों को अगर हम मिला दें तो सोशल कंस्ट्रक्शन में इन दोनों का रोल होता है। क्योंकि व्यक्ति का जब अपना विचार बनता है तो समाज के जो विचारधारा उसके भी बनने में जो संबंध है, उन दोनों को मिला दें तो एक इंटीग्रेटेड मॉडल डेवलप होता है। और उसुवेल ने इस पे काम किया है। उसुवेल ने कहा है इसीलिए जब भी हमें कोई चीज सिखाना हो तो हम उसका इंट्रोडक्शन दें, उस इंट्रोडक्शन को फिर प्रेजेंट करें, और प्रेजेंट करने के बाद जो उसमें मेन चीज है उस पर हम री इन्फोर्स करें। मतलब जो चीज हमें सीखना है, जो समाज में हमें आगे ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि क्या है, क्यों होना चाहिए, फिर उसको हम प्रेजेंट करें, उसको सिखाएं, और उसी में फिर आगे हम जोड़ दें ताकि उस चीजों को सीखा जाए, आगे मेंटेन किया जाए। तो ये उसुवेल ने काम किया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग इसी उसुवेल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रेटिफिकेशन किया है, मतलब सपोर्ट किया है जेरोम ब्रूनर ने। और गांधी जी का भी जो कॉन्सेप्ट था सेल्फ डिस्कवरी का, कहीं ना कहीं उसी पे है कि हाँ हम सेल्फ डिस्कवरी, जो स्वयं का परसेप्शन डेवलप करते हैं, हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये सब चीज जो है इससे मिलता जुलता है। तो ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट या जेरोम ब्रूनर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, उसके मिलने पे जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, इंटीग्रेटेड मॉडल, उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सोशल लर्निंग थ्योरी में तो एक बंडूरा क्या करते हैं कि देखिए शिक्षा क्या है ना, कि जो व्यक्ति जो देखता है, इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिया है कि जो भी कोई ऑब्जर्व करता है उसी को नकल करता है और उसी को फिर अपनाता है। जो व्यक्ति जन्म लेता है, और बंदूरा से याद रखिएगा, बंदूरा मतलब बंदर, और बंदर देखते हैं क्या करता है, बंदर कोई भी चीज को बड़ा जल्दी नकल कर लेता है। तो कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति जो नया जन्म लेगा वो क्या करेगा, वो समाज में वो चीज पहले देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, जो देखेगा वही वो नकल करेगा, नकल करेगा वही चीज को वो फिर अपना लेगा। तो इसलिए एजुकेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि किन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि निगेटिव चीजों को फिल्टर कर दें, पॉजिटिव चीजों को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व कराना है, लोगों में प्रमोट करना है, ताकि एक अच्छा और एक पॉजिटिव सोसाइटी का निर्माण हो और आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ पीस हो। तो इस तरीके से सोशल लर्निंग की बात की है बंदूरा ने। तो बंदर से याद रखेंगे बंदूरा ने क्या कहा, 3 चीज कहा कि भाई कोई भी पहले कोई देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद नकल करता है, नकल करने के बाद उस चीज को अपना लेता है। ठीक है, चलिए तो ये इनके कॉन्सेप्ट हो गए। बिहेवियरिज्म, ये कॉन्सेप्ट, ये फिलॉसफी डिसाइड करता है कि शिक्षा या एजुकेशन का जो समाज में रोल है वो बिहेवियर को बनाने के लिए है, क्योंकि बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसे अच्छा डेवलप होगा, उसके संदर्भ में बात करता है। और उसके अंतर्गत 3 लोगों का काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इवान का, स्किनर का, थॉर्नडाइक का। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि देखिए शिक्षा का जो रोल है कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो इवान ने एक्सपेरिमेंट किया कुत्ते पे, कुत्ते को देखा कि भाई कुत्ते के अंदर जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो अगर हम बार बार रिपीटेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके अंदर बिहेवियर का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे उसने क्या देखा कि हम बेल लगा करके जब कुत्ते को खाना देते हैं तो कुछ दिन के बाद जब भी बेल लगता था उसके मुंह में लार टपकना शुरू हो जाता था, क्योंकि उसको लगता था कि अब तो भोजन मिलने वाला है। लेकिन जब तक बेल नहीं लगती थी, वो लेट भी हो जाता था तो लार नहीं टपकता था, मतलब वो
खाने के लिए नहीं याद करता था, क्योंकि उसको ये बिहेवियर में आ गया कि भैया बेल लगेगी तभी खाना मिलेगा। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हम जो समाज में जो भी एजुकेशन के माध्यम से जो चीज़ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के साथ संबंध बनाना चाहते हैं कि किसी स्टिमुलस में क्या रिस्पॉन्ड होना चाहिए व्यक्ति का, समाज में क्या उसका रिएक्शन होना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये इसी कॉन्सेप्ट की बात करता है। तो इवान का हम लोगों ने पढ़ लिया, स्किनर की बात कर लिए। स्किनर वही स्टिमुलर और रिस्पॉन्स की बात करते हैं कि स्टिमुलस मतलब क्या होता है, उद्दीपन, मतलब कोई इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज जिसकी वजह से हम भी चेंज करते हो, अपना रिएक्ट करते हो, तो उसी को स्टिमुलस कहते हैं। और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है उसी को रिस्पॉन्स, मतलब हमारा जो रिएक्शन होता है उसी को रिस्पॉन्स कहते हैं। तो स्टिमुलस और रिएक्शन का ही एक मिलता जुलता क्या है, पूरा ताना बाना है बिहेवियर का। तो ये स्किनर की बात है। तो बस याद रखना है कि स्किनर ने किस पे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के आधार पे कहा है। और थॉर्नडाइक ने भी क्या कहा है, इंपॉर्टेंट, कि समाज में जो हम बिहेवियर को प्रमोट करते हैं कि समाज में कैसा बिहेवियर आगे होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, उसमें लर्निंग यानी एजुकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो हम, इसका पूरा नाम है एडवर्ड और थॉर्नडाइक। तो एडवर्ड मतलब अवार्ड और थॉर्नडाइक मतलब कांटा, थॉर्न मतलब कांटा। तो इसने यही कहा कि बिहेवियर किसी का जो मेंटेन होता है वो अवार्ड से, याद रख लीजिएगा, अवार्ड से, और दूसरा पनिशमेंट से। कांटा मतलब पनिशमेंट से याद रख लीजिएगा कि जो अच्छा, जो समाज जिसको अच्छा या अपने लिए पॉजिटिव बिहेवियर मानता है उसके लिए वो अवार्ड देता है, उसको प्रशंसा करता है ताकि और ऐसा हो। और जो बिहेवियर या जो एक्ट उसके लिए निगेटिव होता है उसके लिए वो पनिश करता है। वो मेंटल हो सकता है ना, फिजिकल हो सकता है, किसी भी तरीके से, ताकि वो ऐसे बिहेवियर या ऐसे एक्ट ना हो। तो इस तरीके से बिहेवियर का निर्माण होता है। एक जो अंतिम है वो है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मतलब ये एक इक्लेक्टिसिज्म है, उसका टर्म है, इससे पहले है एक इक्लेक्टिसिज्म मतलब चयनशीलता। ये कहता है कि बहुत तरह के परसेप्शन और बहुत तरह के नॉलेज हैं, तो उन नॉलेज में कौन बेहतर होगा किसी व्यक्ति के लिए, किसका चुनाव करना चाहिए। तो ये विवेक का जो डेवलप होता है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा का एक उद्देश्य है कि व्यक्ति के अंदर विवेक का डेवलप हो और वो खुद अपना निर्णय ले सके कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। उसी पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट आया है, और इसको कौन दिया है, तो इसको दिया है कॉल्स मॉडल ने दिया है। तो बस ये देख लेंगे तो हमारा फिलॉसफीज खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो कौन दिया है, कॉल्स मॉडल ने दिया है। ठीक है, ये देख लेंगे बस। और कॉल्स मॉडल ने कहा है कि भाई साहब देखिए, एक्सपेरिमेंट कर से हम अपना परसेप्शन डेवलप करते हैं, और ये परसेप्शन भी साथ समय के साथ नए नए एक्सपीरियंस के साथ बदलते रहता है। इसमें एक फ्लो चार्ट है, इसका देख लीजिएगा। ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि क्या है टर्मिनोलॉजी। कहता है भाई देखिए, कोई व्यक्ति है, जैसे सपोज मैं टीचर हूँ और जब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पहले मेरे पास जो अभी नॉलेज है वो क्या है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है। ठीक है, ठीक है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है अभी। इस एक्सपीरियंस को मैं अप्लाई कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, जो भी मेरा तरीका है आपको पढ़ाने के लिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डाइवर्जन हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्सिव ऑब्जर्वेशन का मतलब कि हम आपको पढ़ाएंगे, और हालांकि ये क्लास में रहते तो हम ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते, अभी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि आप हमारे वीडियो को देख के आप क्या कर रहे हैं, कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा फीडबैक दे रहे हैं, हमें नहीं बिल्कुल पता। हाँ, कमेंट में जरूर पता होगा, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। तो रिफ्लेक्टिव यानी रिफ्लेक्सिव ऑब्जर्वेशन करेंगे, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो मुझे नेक्स्ट फीडबैक मिलेगा, जो लर्निंग मिलेगी, वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होगा। उस कॉन्सेप्ट को मैं समझूंगा कि अच्छा इसमें मुझे और क्या चेंजेस करना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की बात हो जाएगी। और इसको जब मैं अपने अंदर फिर अडेप्ट करूंगा तो इसी को एकोमोडेट करके ये हो जाएगा एक्टिव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा एक्टिव एक्सपेरिमेंट, हो जाएगा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगा। तो इस तरीके की जो साइकिल चलती है, इसी को किसने बोला है, कॉल्स मॉडल ने। तो बस यही थी बात कि कॉल्स मॉडल ने क्या कहा है। ठीक ना, चलिए अब जो लास्ट इस आज के लेक्चर का वो है कि फिलॉसफीज हो गया। हाँ, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ओवरऑल जो सीधी सीधी बात है कि फिलॉसफी ने तो बता दिया कि क्यों होना चाहिए, ठीक, लेकिन क्या है एम, क्या उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए सोशोलॉजिस्ट जो है बताते हैं, खास करके जैसे ये पाइने हैं और ये इमाइल दुर्खिम, ये दोनों सोशलिस्ट हैं यानी समाजशास्त्री हैं, जो बताते हैं। इन्होंने कहा कि एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशन यानी जो परंपरा है, जो संस्कार, जो ज्ञान चलते आ रहे हैं, उसको एसिमिलेट करें, उसको सीखें। उसी में फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न, समय के साथ देखिए समाज की संरचना बदलती है, जरूरत बदलती है, तो उसको वो क्या करे, डेवलप करे, अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे और आगे क्रिएटिव रोल
मतलब जब वो सीख जाएगा तो अपने जरूरत के अनुसार जब वो कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा तो अपना कंस्ट्रक्टिव रोल भी प्ले करेगा। ये जॉर्ज पाइनी के अनुसार। और इमाल दुर्खिम ने भी लगभग वही बात कही है कि भाई कल्चरल ट्रांसमिशन एक जरूरत है। उद्देश्य ये है शिक्षा का कि कल्चरल ट्रांसमिशन होता रहे, उसमें एक्सेप्टेंस एंड रिफॉर्म भी हो, कि जरूरत के अनुसार वो रिफॉर्म भी करे, एक्सेप्ट तो करे ही, साथ साथ रिफॉर्म भी करे और आगे एक चेंज लाने में भी मदद करे अकॉर्डिंग टू द नीड है, या चेंज में भी अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे। तो यही बात दोनों ने कहा है। ये दोनों सोशलिस्ट हैं तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बात कही है। लास्ट में जो दो टर्म है, एक है टर्म इनकल्ट्रेशन और अकल्ट्रेशन। इनकल्ट्रेशन का मतलब जो होता है कि किसी व्यक्ति में प्रोफेशनली उनके ट्रेडिशंस के बारे में जो ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, उसी को इनकल्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन अकल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब आपने कभी सुना होगा अडल्ट्रेशन, मिलावट। तो किसी व्यक्ति के पास पहले से, मान लीजिए कोई इंडियन है और वो अमेरिका चला गया, तो इंडियन के पास जो पहले से ट्रेडिशन है उसके साथ साथ न्यू सोसाइटी के ट्रेडिशन अगर उसके अंदर आते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? अकल्ट्रेशन। मान लीजिए कोई इंडियन है और अमेरिका में रह रहा है 10 सालों से, तो इंडियन कल्चर के साथ साथ उसके अंदर अमेरिकन कल्चर भी डेवलप हो गया, तो वो क्या हो गया बच्चा? वो व्यक्ति अकल्ट्रेड हो गया, यानी उसके अंदर अकल्ट्रेशन हो गया। बस तो यही बात थी। और लास्ट कि ओवरऑल हम बात करें कि ओवरऑल एजुकेशन का डेवलपमेंट का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट है। व्यक्ति का होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना चाहता है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम अगर कहें तो व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल जो मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल डेवलपमेंट है वो करना चाहता है। उसके साथ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, ये उद्देश्य है एजुकेशन का। और को कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, को कॉग्निटिव, ठीक ना, को कॉग्निटिव। तो इंडिविजुअल की जो अपने एस्पेक्ट हैं, सभी एस्पेक्ट वो तो हो ही। कॉग्निटिव मतलब दृष्टिकोण का विकास हो, व्यक्ति का जो देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, सोच और समझ है, उसका विकास हो। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। और को कॉग्निटिव में दो सब कैटेगरी आते हैं जिसको हम अफेक्टिव बोलते हैं, कि अफेक्टिव डोमेन, और नेक्स्ट होता है साइकोमोटर। तो साइकोमोटर ये क्या होता है भाई साहब, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ना है। अफेक्टिव में आता है एक प्रकार से वो कौन सी चीज जो व्यक्ति को प्रभावित करती है, वो रिस्पॉन्स हो सकता है, इमोशन हो सकता है, यानी एक प्रकार से कॉमनली कहें तो हार्ट का या इमोशनल डेवलपमेंट है ना। ये आईक्यू का, ब्रेन का डेवलपमेंट है, सोचने की डेवलपमेंट है, जबकि इमोशनल डेवलपमेंट है, हार्ट का डेवलपमेंट है। हार्ट इसलिए मैंने कहा कि इमोशन को हार्ट से ज्यादा जोड़ते हैं। साइकोमोटर का मतलब होता है कि भाई आपका दिल और दिमाग के साथ साथ आपके जो बॉडी ऑर्गन्स एंड पार्ट्स हैं उसका भी क्या हो, कंट्रोल ज्यादा बढ़ जाए। और ये खास करके डिफेंस, फिजिकल ट्रेनिंग में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अपने बॉडी पार्ट्स को और मूवमेंट को भी उतना ही कंट्रोल कर लेते हो। जैसे डांस करना है, ड्राइविंग करना है, पायलट बनना है ना, राइफल चलाना है, तो इन चीजों के लिए आपका जो बॉडी पार्ट्स है इतना कंट्रोल और इतना ट्रेंड हो जाता है कि आप जो चाहते हो उस तरीके से बॉडी मूवमेंट करना शुरू हो जाता है। तो ये जो होता है साइकोमोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। यानी पूर्णतः हम अगर समझ गए निष्कर्ष के तौर पे कि एजुकेशन का उद्देश्य होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। आगे यानी कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग, क्योंकि ये जो पूरा है लर्निंग के इस प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग का, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए।